Welcome to EduCami. I am Rohit Kumar, and today I am going to discuss a very important topic of Indian polity. So, Indian polity की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम इस कोट के बारे में जानते हैं। सो कोट में आप देख सकते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि जीनियस 1% टैलेंट है और 99% हार्डवर्क होता है। हम जितने भी आप सभी लोग सिविल सर्विसेज और हमारे पीएससी अर्थात पब्लिक स्टेट सर्विस कमीशन की जो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा कंप्लीट ऑन द बेस ऑफ द हार्ड वर्किंग है। आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग करेंगे उतना ही बेहतर आपके अंदर में निखार आएगा। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि भाई कि कर्मणे वादिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म हेतु भूर्मा ते सुरोग अस्त्वकर्मणि। हमारा जो हक, हमारी जो ड्यूटी है, हमारी जो सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव जीवन का वो कर्म होता है। तो इस कर्म के साथ हम इस एग्जाम को पास करेंगे और हम आपको मदद करेंगे उस जर्नी में। तो सबसे शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादातर लोग कहते हैं, हालांकि कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसको थोड़ा सा माइक्रो लेवल पर समझने की जरूरत है। आज का जो विषय है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। मतलब ये है कि आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि के सम्यक प्रक्रिया के बीच में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं और हमारे संविधान में इन दोनों के बारे में मेंशन किया गया है, लेकिन हम ज्यादातर इसे समझ नहीं पाते हैं। तो आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। चलिए हम शुरुआत करते हैं एक छोटी सी शुरुआत के साथ कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की जो सम्यक प्रक्रिया के बीच में अंतर क्या होता है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया है क्या। तो कहा जाता है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया का मतलब यह है कि कानून तो स्थापित प्रक्रिया के तहत ही बनाया जा सकता है। जब न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करेगा तो वे ना सिर्फ कानून बनाने की प्रक्रिया की समीक्षा करेगा, बल्कि उस कानून में क्या लिखा है उसका भी समीक्षा करेगा। अर्थात जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, जो हमारे आर्टिकल 13 में इसकी चर्चा की गई है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 13 में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 13 में विधि के सम्यक प्रक्रिया के बारे में कहा गया है। वहीं पर अगर हम बात करें कि हमारे संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 में, जो कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को देता है, अर्थात राइट टू लाइफ की बात करता है, उसमें यह कहा गया है, उसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया द्वारा प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। अब ये दोनों का मतलब क्या है, विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये दोनों हमारे संविधान में मेंशन किए गए हैं। तो अब इसको हम विस्तृत तरीके से एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का, मतलब प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ। तो क्या है प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ? तो सिंपल सा कहते हैं कि हम सभी जानते हैं कि संसद में कानून बनाने का जो निश्चित प्रक्रिया होती है, वो एक प्रक्रिया से होकर हमारे देश का कानून बनता है। अगर उस निश्चित प्रक्रिया के माध्यम से जब हमारा कानून बनाया जाए, चाहे वो भले ही कानून कितना बुरा क्यों ना हो, तो उसके प्रावधान चाहे कितने अनडेमोक्रेटिक क्यों ना हो, लोकतंत्रात्मक क्यों ना हो, फिर भी उस कानून में निहित तत्व भले ही हमारे संविधान के मौलिक अधिकार का हनन क्यों न करता हो, इसके बावजूद भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
के माध्यम से उस कानून को लागू किया जाएगा। सो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब यह है कि संसद अपने नियम और कानून के माध्यम से, एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से कानून बनाएगा। यानी कि संविधान द्वारा कर सकते हैं, यानी कि संविधान द्वारा जो तय मानदंडों पर कानून बनाना, भले ही उस कानून की प्रक्रिया कुछ भी क्यों न हो, ये संसदीय सर्वोच्चता का प्रतीक देता है, क्योंकि इसमें संसद को बेशुमार ताकत दी गई है। इसीलिए जो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के माध्यम से ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट, जो ब्रिटेन की जो संसद है, दुनिया की सबसे ताकतवर संसद मानी जाती है। अब दूसरी भाषा में अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि इसे इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से, मतलब जिस देश में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई जाती है, उस देश का संसद, उस देश का संसद सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। क्योंकि जैसे ही उस कानून को वहां के सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, कोर्ट के हाथ बंधे होंगे। मतलब कोर्ट उस कानून का न्यायिक समीक्षा के नाम पर बस इतना देख सकता है कि कानून बनाने की प्रक्रिया ठीक है या नहीं। उदाहरण के तौर पर कि अगर मान लिया कि ब्रिटेन की संसद ने ये डिसाइड किया, एक कानून प्रक्रिया के जरिए संसद की जो प्रक्रिया के माध्यम से एक कानून पास किया कि 100 पाउंड चोरी करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी, और वो कानून संसद के माध्यम से पास कर दिया गया है, अर्थात वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से उस कानून को पास कर दिया गया है। तो अगर कोई व्यक्ति 100 पाउंड चोरी करता है और उसे कोर्ट में जब सजा के तौर पर जब उसे बुलाया जाता है कोर्ट में, तो वहां का सुप्रीम कोर्ट उसे मृत्यु दंड देगा, क्योंकि वहां के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ने एक कानून के मद्देनजर रखते हुए $100 पर मृत्युदंड के रूप में उस कानून को बनाया है। अर्थात सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर नहीं है वहां का। मतलब ये सोच सकते हैं कि भाई, ये सोचने की जो तार्किक बातें हैं कि क्या $100 पाउंड चोरी करना मृत्युदंड हो सकता है। मतलब जिस प्रकार की जो सोचने वाली जो शक्ति वो सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं होती है, अर्थात जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता है। ये इसका इस फॉर्म में हम बातें कर सकते हैं। ब्रिटेन में यही प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसलिए वहां का सबसे ताकतवर संस्था संसद है। और संसद एक बार अगर कोई कानून बना दी तो पत्थर का लकीर हो जाता है। मतलब इसके एक उदाहरण में यह भी कि भाई, ब्रिटेन के संसद ने एक कानून बनाया कि चोरी करने वाले को सीधे फांसी की सजा दी जाएगी, तो वहां के सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत नहीं है कि वो संसद से के कानून पर प्रश्न चिन्ह लगाए कि ये कैसे हो सकता है। वहीं पर हम बात करें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में भी तो यही लिखा हुआ है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा अगर किसी को मृत्यु दंड भी देना हो तो दिया जा सकता है। यह हमारा 21 की बात करता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अगर भारत में सुप्रीम कोर्ट कानून बनाने की प्रक्रिया की अगर समीक्षा करता है, उसकी जुडिशियल रिव्यू करता है और उससे निहित तत्व पर भी जब बात करता है, तो यानी कि सुप्रीम कोर्ट के नजर में कानून बनाने की प्रक्रिया ठीक होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के नजर में कानून बनाने की प्रक्रिया अगर ठीक नहीं है, तो उस कानून में जो लिखा हुआ जो ठीक वो मान्य नहीं होगा। मतलब कह सकते हैं कि कानून में कुछ भी गलत लगने पर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द भी कर देता है। बट अब सवाल यह आता है कि ऐसा क्यों होता है, जबकि संविधान के अनुच्छेद 21 में तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बारे में साफ साफ लिखा है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसका उल्लंघन करेगा? तो वही बात करता है। इसको समझने के लिए हमें समझना होगा सम्यक प्रक्रिया को, अर्थात ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को। ब्रिटेन के अंदर में सुप्रीम कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है,
परंतु भारत के अंदर में अगर संसद इस्टैब्लिश प्रोसेस ऑफ लॉ के जरिए कानून बनाती है तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास उसके कानून को समीक्षा करने की ताकत है। तो चलिए हम चर्चा करते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की, कि भाई ड्यू प्रोसेस विधि के सम्यक प्रक्रिया क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है। तो कहता है कि विधि के सम्यक प्रक्रिया का मतलब होता है कि कानून तो स्थापित प्रक्रिया के तहत ही होगा, अर्थात कानून जो है, कानून तो स्थापित प्रक्रिया के तहत ही बनाया जाएगा, पर न्यायपालिका उस कानून की समीक्षा करेगा कि ना कि जो कानून आपने बनाया है, क्या ये वाकई में कानून में जो लिखा हुआ है वो कानून यहां की जनता के लिए न्यायपूर्ण है या नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि जो न्यायालय को अगर उस कानून में कुछ भी ऐसी बातें नजर आती है जो संविधान में सहमत नहीं है या मौलिक अधिकार का हनन करने वाला है, तो उस कानून को रद्द कर दिया जाएगा। मतलब आप समझ रहे होंगे कि भाई किस तरफ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में जहां सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाता है, वहीं विधि सम्यक प्रक्रिया में प्रक्रिया के साथ साथ निहित तत्वों पर भी ध्यान देता है। दो अंतर क्या हुआ? विधि के सम्यक प्रक्रिया, जिसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की हम बात करें, और वहीं पर हमने बात किया जो संसद की जो शक्तिशाली विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में सिर्फ प्रक्रिया पर ध्यान दिया जा रहा है कि जो कानून बनाए जा रहे हैं क्या संसद के प्रक्रिया के अनुसार बनाए जा रहे हैं, लेकिन विधि के सम्यक प्रक्रिया के माध्यम से यह भी देखा जा रहा है कि जो कानून बनाया जा रहा है, जो कानून जिस प्रक्रिया के माध्यम से बनाए गए हैं, क्या वो प्रक्रिया साथ साथ में क्या वो प्रक्रिया सही थी, और उसके साथ साथ ये प्रक्रिया यहां के नागरिकों के लिए न्यायपूर्ण है या नहीं, अर्थात जुडिशियल रिव्यू की बात करती है। यानी कि इसमें संसद शक्तिशाली नहीं होती है, बल्कि उससे भी इस बात का डर रहता है कि अगर कानून ठीक से नहीं बनाया गया तो न्यायपालिका इसे रद्द कर देगी। अगर कानून सही ढंग से नहीं पार्लियामेंट बनाई तो यहां की जो जुडिशियल सिस्टम, यहां की जो न्यायपालिका है, इस कानून को रद्द कर देगी। मतलब अब पहले जो उदाहरण दिया गया था कि मान लीजिए वो घटना अब अमेरिका में होता है जहां पर विधि के सम्यक प्रक्रिया काम करती है, तो ऐसी स्थिति में अदालत उस कानून को रद्द कर सकती थी और यह कह सकती है कि सिर्फ छोटी सी चोरी के लिए किसी उसका जीवन नहीं छीना जा सकता। 100 पाउंड के लिए किसी व्यक्ति का जीवन छीनने का अधिकार संसद को नहीं है। ये इसीलिए भारत के अंदर में भारत की जो जुडिशियल सिस्टम है अमेरिका से ली गई है, और आर्टिकल 13 जो है जुडिशियल सिस्टम की बात करता है। आर्टिकल 13 जुडिशियल सिस्टम की बात करता है। अब चलिए थोड़ा सा हम ध्यान इस चीजों पर बात करें अब कि अब भारत की बात करें तो यहां अजीब मामला है कि भाई अनुच्छेद 21 में लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर व्यवहार में सारा का सारा काम होता है। विधि की सम्यक प्रक्रिया के द्वारा भाई भारत के अंदर में अनुच्छेद 21 में लिखा कि भाई विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर व्यवहार होगा, और साथ में विधि के सम्यक प्रक्रिया के द्वारा। ऐसा क्यों? मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 21 में जो लिखे हुए उस वाक्य का मतलब यह है कि दरअसल ऐसा कई कारण है। जैसे उदाहरण के तौर में बात करते हैं आर्टिकल 13 का, तो आर्टिकल 13 क्या कहता है? तो कहता है कि मूल अधिकारों को कम या खत्म करने वाला कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता। ड्यू प्रोसेस लॉ का आर्टिकल 13 में कहता है कि अगर कोई संसद कानून बनाती है और वो कानून हमारे मूल अधिकारों को खत्म कर रहा है या कम कर रहा है तो कानून अमान्य होगा। ये आर्टिकल 13 कहता है। यानी कि उसी उदाहरण को ले तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत भारत में भी उस अभियुक्त को फांसी देनी चाहिए, पर अनुच्छेद 20 के तहत अपराध के लिए दोषी सिद्ध के संबंध का संरक्षण, या अनुच्छेद 21 के तहत जीने का अधिकार तो मिलता ही है, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से भी संरक्षण, डिटेंशन की भी बात करते। तो ये सारे जितने भी कानून जो हैं
वो ड्यू प्रोसेस की बात करता है कि भाई उसको रोकता है। सबसे बड़ा संरक्षण इसमें तो आर्टिकल 13, सिंपल सी आर्टिकल 13 हमें संरक्षण देता है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया का तो समीक्षा करेगा ही, साथ साथ उस कानून के निहित तत्व की भी समीक्षा करेगा। मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 21 में लिखा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया सिर्फ अनुच्छेद 21 पर लागू हो सकता है, जबकि अनुच्छेद 13 तो पूरी के पूरी मूल अधिकार पर लागू होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अनुच्छेद 21 भी आर्टिकल 13 के अंदर ही आता है, क्योंकि अनुच्छेद 21 भी हमारा एक मूल अधिकार का एक हिस्सा है। इसीलिए ड्यू प्रोसेस लॉ भारत में स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू इस्टैब्लिश बाय लॉ, प्रोसीजर इस्टैब्लिश बाय लॉ। इस कहानी के माध्यम से यह हुआ। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 21 के बारे में आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आ गई है। इसी प्रकार के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो और बहुत सारे ऐसे जो टर्म जो काफी कठिन होता है समझने के लिए, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाले कल नोटिफिकेशंस आपको मिले और ऐसी भी बहुत सारी जानकारियां समय तो समय आपको दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।